थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। आज हम बात करने वाले एमपीएसआई के हिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपने एमपीएसआई का नोटिफिकेशन और उसकी डिटेल्स तो देख ही ली होगी, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वहाँ पर, है ना। हिस्ट्री एक अलग तरीके से पूरा मेंशन किया गया है। एमपीएसआई में आने वाली हिस्ट्री को लेकर बहुत बच्चों में घबराहट है कि यार किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो लेवल जाएगा वो पीएससी लेवल जाएगा ही जाएगा, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार पीएससी का लेवल नहीं होगा। वो आज मैं आपसे मुख्य रूप से जो बात करने वाला हूँ, एमपी एसआई में 2025 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हम एक हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, है ना। आगे इसी तरीके से लेक्चर रहेंगे। अच्छा, एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ इसकी। इसकी जो विशेषता रहेगी ना, लेक्चर्स थोड़े डिफरेंट टाइप के रहेंगे। अब आप सोचोगे डिफरेंट टाइप कैसे डिफरेंट टाइप रहेंगे। हमने तो हर तरह के लेक्चर दुनिया में देख लिए, है ना। थ्योरी बेस्ड भी देख लिए, एमसीक्यू भी देख लिए, है ना। यहाँ पर मैंने एक चीज़ पकड़ी है, मैंने क्या करा है, 10 एमसीक्यू उठाए, इससे ज़्यादा नहीं उठाए, लेकिन 10 एमसीक्यू से आपके 10 टॉपिक कवर होंगे। ये चीज़ मैं लेकर आया हूँ। थोड़ा सा इसको पेश करने का अंदाज या थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ मुख्य रूप से मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, 10 एमसीक्यू की बात करूंगा। मतलब मैं आपको कोई एमसीक्यू के ऐसा नहीं दूंगा कि हाँ ये 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, धड़ाधड़ 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 कर लो, नहीं। उस टॉपिक से रिलेटेड आप पूरा देख लो, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका आगे मेंस का टॉपिक भी कवर हो जाए, है ना। यही नहीं कि बस आप यहीं रुक जाओ, आगे मेंस भी तो निकालना है। ऐसा नहीं कि प्री निकाल लिया और पता चले मेंस ही नहीं निकल रहा, है ना। जाना है तो फिर फाइनल स्टेज तक जाना है ना। तो यहाँ जो मेरा जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो प्री और मेंस दोनों को लेकर रहेगा, है ना। तो नो डाउट, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन विद स्मार्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे अपन, है ना। हर सवाल सिलेक्शन की ओर एक कदम आपको और बढ़ाएगा। तो चलते हैं लेक्चर 1 में। क्या देखते हैं हम, सबसे पहले हम समझते हैं इसका सिलेबस। मैंने आपसे पहली बात तो सिलेबस लास्ट टाइम भी बात कर ली थी कि सिलेबस क्या रहता है। अब सिलेबस में इसको समझो आप ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, कन्फर्म है ये, कन्फर्म है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी बात करो, प्री की बात करो। तो प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन में ये 10 टॉपिक है ना। नीचे जो लास्ट लिखा हुआ है वो क्या है, करंट अफेयर्स, है ना, आपका करंट अफेयर्स है। तो आपके ये 10 टॉपिक है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ईएसबी क्या करता है तो हमको पता ही है, कई जगह से 20 दे देगा उठा के, कई जगह से लास्ट लास्ट में 15 दे देगा। उसकी हरकतें तो अपने को पहले से पता है। तो हम ये मान के चलते हैं, अभी हम एक्सपेक्टेड कि हर एक पैटर्न से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट होंगे। तो ये रहा हमारा इतिहास विषय। इतिहास विषय से भी हम मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आएंगे। 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम वो कवर करेगा। आप उसने इतिहास लिख दिया, है ना, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि विश्व इतिहास तो नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो पोस्ट मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं जाएगा, है ना, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर चीज़ें पूछेगा। लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर भी चीज़ें अच्छी खासी पूछेगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऊपर ऊपर में भी अपन उसको अच्छा लेवल दे। ठीक है, मतलब मेंस भी क्लियर करे। तो ये 10 टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, नागरिक शास्त्र है, आपका कंप्यूटर है, तर्क शक्ति है, करंट अफेयर्स है। तो हर एक टॉपिक से अपन ये मान के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएंगे आपके। क्लियर है। अब हम ये देख के चलते हैं कि प्री में अगर मान लो एसआई का प्री, है ना, इतिहास में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब मेंस में क्या कंडीशन है। अब देखो मेंस में तो पूरा पेपर ही दे दिया, फिर आप कहोगे सर डिटेल में पढ़ाना था, है ना। तो ऐसा है कि फिर प्री की सीरीज अलग चला, मेंस की सीरीज अलग चला। तो इस बात को आप समझो कि पहला प्रश्न पत्र जो आएगा, मेंस की बात करो, मैं किसकी बात करूँ, मेंस की बात करूँ, वो 300 मार्क्स का रहेगा। और जो उसका ए सेक्शन रहेगा वो किससे संबंधित है, इतिहास और भारतीय समाज से। अब देखो इसको आप हटा दो, ये समाज शास्त्र से। अब समाज शास्त्र के टॉपिक कहाँ से शुरू होते हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं, है ना, टॉपिक नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ ये समझो कि ये जो टॉपिक दे रखे आपको, इतने ही काय में दे रखे आपके मेंस में दे रखे। ये हो गया आपका स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। मतलब पोस्ट मॉडर्न वो कहाँ जाके पूछेगा आपसे, मेंस में जाकर पूछेगा, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि आप मॉडर्न तक तो पढ़ के आए होंगे। तो प्रीलिम्स में ज़्यादातर संभावना ये है कि वो मॉडर्न से पूछेगा। और ये नहीं कह सकते हम, लेकिन एक्सपेक्टेड चीज़ ये हो सकती है कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एसआई का जो सिलेबस समझाया था, उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और सिलेबस का डिस्कशन मैंने आपसे करा था। तो हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी, है ना। जब आगे प्री हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ये टॉपिक डिटेल से ले लूंगा। ये जो चैप्टर इतने दिख रहे हैं ना, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये पूरे पूरे पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे भक्ति सूफी परंपरा, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 का विद्रोह, उपनिवेशीकरण, नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारा क्या का सिलेबस है, ये हमारा जो सिलेबस है वो इतिहास विषय के मेंस का सिलेबस है। पूरा इतिहास नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, हड़प्पा से शुरू हो रहा है। देखो धर्म, बौद्ध जैन धर्म गायब है,
पूरा सिलेबस नहीं है। तो ये इतनी ही चीज़ें है ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें। तो मेरी बात आपको समझ में आई है ना। मेंस को लेकर क्या चीज़ है। अब हम चलते हैं जो हमारी सीरीज़ है हम उस पर बात करते हैं। प्री का आपने सिलेबस दिमाग में रख लिया, इतिहास विषय को लेकर प्री में क्या चीज़ें आएगी, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतिहास लिख दिया है। मेंस में स्पेसिफिक टॉपिक करें, एंशिएंट से कुछ उठाए, मिडिवल से कुछ उठाए, मॉडर्न से कुछ उठाए और पोस्ट मॉडर्न का एक टॉपिक दे दिया। जैसे ये दो टॉपिक जो है वो एक एक दिन के, ठीक है, एक दिन का ये और एक दिन का ये है। कुछ ये टॉपिक भी सभी एक एक मध्यकालीन इतिहास के एक दिन के। जैसे मुगल साम्राज्य है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिलेबस को अगर आपने 15 घंटे भी पढ़ लिया तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेंस का, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अच्छा डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो कितने क्वेश्चन देगा बताओ, 150 है ना, 300 मार्क्स, 150 क्या है क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे भाग ए से। तो 150 क्वेश्चन तो फिर पूछेगा तगड़ा यार, है ना। समाज शास्त्र के भी 50 क्वेश्चन, 50 से 75 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, मजाक नहीं है। तो इसका भाग एक है ना, क्लियर है इतनी बात। चलो देखो, 150 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और फिर उसके बाद जो भाग ख है उससे भी 150 क्वेश्चन आएंगे। ये बात हम लास्ट एसआई वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए। थोड़ा सा लेक्चर भले लंबा रहेगा लेकिन काम की चीज़ें रहेगी भाई, है ना। 40 से 45 मिनट का रहेगा लेक्चर, हो सकता है 1 घंटे का भी हो जाए, लेकिन हाँ चीज़ें काम की रहेगी। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत में आज जो राष्ट्रीय पंचांग चलता है, हम राष्ट्रीय कैलेंडर क्या अपनाते हैं, जैसे आपको पता है राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है ना, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग पूछा है उसने, है ना। तो नेशनल कैलेंडर भारत का कौन सा है बताओ, शक संवत, है ना। कौन सा है, शक संवत, ये नाम आपने सुना होगा। जो गवर्नमेंट के जो कैलेंडर वो आते हैं ना, उसमें शक संवत की डेट भी लिखी रहती, क्योंकि हमारा ऑफिशियली कैलेंडर यही माना जाता है, ठीक है। तो भारत में ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है, शक संवत। अब शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 78 एडी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी बताओ, कनिष्क के द्वारा की गई थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी। फिर विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं तो 57 बीसी मिलता है इसका टाइम पीरियड, और किसके द्वारा की गई थी, विक्रमादित्य के द्वारा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। क्लियर है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे ईसवी संवत आया तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको, संवत का रूपांतरण। ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहो। जैसे वो दे देगा आपको ईसवी संवत, जैसे अभी क्या चल रहा है 2025। अब देखो ईसवी संवत समझ लेते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो 0 डेट थी, है ना। जब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है जिसको हम बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है जिसको हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। आज हम बीसी नहीं यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। और ये वाला जो ईसा मसीह के जन्म के बाद है उसको हम बोलते हैं कॉमन इरा। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है हम इसको बोलते हैं ईसवी, और इस वाले टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ईसा के पूर्व। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि 0 के बाद की घटना है, जैसे मान लो क्या, कौन सी घटना है बताओ, 1526 पानीपत का युद्ध। तो ये क्या है, एडी में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद, 1526 साल बाद, ठीक है। जैसे सिकंदर का भारत आक्रमण, तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो सिकंदर का भारत आक्रमण क्या हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले हुआ था। तो ये क्लियर है, बीसी, बीसी, एडी और सी, ईसा पूर्व का क्या अंतर है ये आपको क्लियर है। पहले भी मैं आपको अपने लेक्चर्स में समझा चुका हूँ ये वाली बात। तो अगर जैसे मान लो अभी 2025 ईस्वी चल रहा है, वो कहे कि इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो विक्रम संवत कब हुआ था बताओ, 57 बीसी में हुआ था। तो हमको उतना क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, विक्रम संवत निकल आएगा। क्लियर इतनी बात। और शक संवत में क्या कर देना है, घटा देना है। कितना घटा देना है, 78 घटा देना है। 78 क्यों घटा देना है, क्योंकि 78 एडी, मतलब हमने ईसा मसीह के जन्म के 78 एडी मतलब 78 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 78 साल की बात हो रही है, इसलिए हमने उसमें 78 क्या कर दिया, पीछे कर दिया, घटा दिए। तो 2025 में से 78 घटा लेना, बताओ कितना उत्तर आएगा इसका, ठीक है। जब इसमें से 78 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर घटा के 220578। कितने बचे, 15 में से 8 गए तो कितने हो जाएंगे बताओ, 7। फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 11 में 7 गए 4, 90, 1947। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका शक संवत हो जाएगा, ठीक है। 2025 में शक संवत कौन सा चल रहा है, 1947 चल रहा है। ये बात आपको क्लियर है ना। विक्रम संवत में 57 जोड़ना है और शक संवत में 58 घटाना है, जो भी तारीख दे दे। 2025 दे रखा, हो सकता है और कोई दूसरा दे दे, ठीक है। और एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है ना, भाई संवत आया तो संवत का पूरा निपटारा ही कर देते, है ना। थोड़ी सी चीजें टाइम जरूर लेगी लेकिन चीज बहुत शानदार मिलेगी आप। जैसे कली संवत स्टार्ट हुआ था 3101 बीसी में,
जब श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु होती है और राजा परीक्षित का जन्म होता है, वहां से कली संवत स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद देखो विक्रम संवत मैंने आपको बता दिया राजा विक्रमादित्य द्वारा। शक संवत बता दिया है ना। भारत का ऑफिशियल कैलेंडर कब से माना जाता है? 22 मार्च 1957 को, है ना। 1957 को इसे राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। ये तारीख भी याद रख सकते हो, 22 मार्च 1957। हो सकता है थोड़ा दिख नहीं रहा हो, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, समझ लो। 319 बीस एडी में गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था। अल बरूनी के अनुसार 241 साल बाद, किसके? शक संवत के 241 साल बाद क्या स्टार्ट हुआ था? गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था। हर्ष संवत भी चलाया था हर्षवर्धन द्वारा 606 एडी में, जब उसका राज्यरोहण हुआ था। हिजरी संवत 622 एडी खलीफा उमर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा 622 में क्या करी गई थी? मक्का से मदीना की यात्रा की गई थी, इसलिए उसको हिजरी संवत बोले। कोल्लम संवत भी चलता था एक केरल में। चालुक्य संवत भी चलता था 1076 एडी में। की जरूरत नहीं याद करने की। इलाही संवत याद रख सकते हो। इलाही संवत चलता था 1556 एडी में, अकबर द्वारा शुरू किया गया था। 1556 याद रखना, अकबर के राज्यरोहण के समय ही आपका इलाही संवत हुआ था, और औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया था आगे चल के। एक नीचे जो दिया हुआ है, एक ये जो संवत है वो राजसक संवत है, जो कि शिवाजी के द्वारा 1673 में चालू किया गया था, 1673 में एडी। तो ये सारे कैलेंडर हो गए इंपॉर्टेंट हिंदू कैलेंडर। ठीक है, हिंदू कैलेंडर तो नहीं कह सकते, सारे प्राचीन समय के जितने भी कैलेंडर थे वो हो गए, है ना। हिजरी संवत हो गया आपका, गुप्त संवत हो गया, है ना, राजसक संवत हो गया। राजसक संवत किसका हो जाएगा? शिवाजी का। नहीं समझ में आया तो इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉपर आपको नोट्स ही मिल रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? एएसआई की स्थापना के बारे में बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो कि पुरातत्व से संबंधित सारे कार्य देखता है, स्मारकों का ध्यान रखता है, तो इसकी स्थापना होती है 1861 में, है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, 1861 में। देखते हैं क्या है इसके बारे में जानकारी। तो एएसआई जो होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, उसकी स्थापना 1861 में की गई थी। हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। कौन था इसका निदेशक उस समय? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एएसआई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक किसे बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, प्री हिस्टोरिक का फादर किसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? वो आपका कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्लियर है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। तो जब ये बना था डिपार्टमेंट, उस समय भारत में कौन था गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग था, है ना। 1866 में कौन लॉरेंस आता है, उस वो क्या करता है? इसको समाप्त कर देता है। किसको समाप्त कर देता है? एएसआई को समाप्त करता है। उसको समझ में नहीं आई पिक्चर एएसआई की। 1871 में फिर वापस से इसको एक डिपार्टमेंट बनाया, और वापस से अलेक्जेंडर कनिंघम को लाया। सेकंड इसके महानिदेशक बने थे जेम्स बर्जेस, और अभी वर्तमान में जिसको डायरेक्टर जनरल है वो यदुवीर सिंह रावत। यदुवीर सिंह रावत इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल है। तो एएसआई के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? मेगस्थनीज ने करा था। मेगस्थनीज की पुस्तक बताओ फटाफट, इंडिका। ठीक है, टॉलमी, टॉलमी ने करा था नहीं, हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक बताओ क्या थी? हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। और इसे क्या बोला जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। ना, जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप बिल्कुल नोट कर लो, या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिकंदर, सिकंदर ने तो कोई इंडिया शब्द का यूज ही नहीं करा था, है ना। तो हेरोडोटस इसका सही आंसर है। देख लेते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या। इंडिया, अब ये इंडिया वर्ड का यूज हेरोडोटस कर रहा है, तो और क्या क्या नामों से भारत को जानते हैं? कंफ्यूजन हो सकता है। ये सारे नाम मैंने एक साथ लिख दी। क्या नाम पड़ा? भारतवर्ष सबसे पहले तो, है ना। भारतवर्ष की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ मिलता है ये? अच्छा, एक अभिलेख के रूप में हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। आगे अभिलेख भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेदव्यास थे। उनके अनुसार महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, मतलब भरत के नाम पर भारत पड़ा। ये तो आपको सबको पता होगा। लेकिन भारतवर्ष लिखा हुआ पहली बार कहाँ मिलता है हमको? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इतनी बात बिल्कुल ध्यान रखना। फिर उसके बाद भगवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष का नाम पढ़ने से पहले यह देश किस नाम से जाना जाता था? अजनाब और हेमवत वर्ष। अजनाब और हेमवत वर्ष किसके नाम है? भारत के नाम है। किसके, कब पढ़े? भगवत पुराण के अनुसार। अब ईरानी लोगों ने आए तो उसको क्या बोला बताओ? वो स को ह बोलते थे। ठीक है, स को ह उच्चारित करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। सिंधु को क्या बोला उन्होंने? हिंदू बोला। और ध को द बोलते थे, है ना। स को ह और द को ध बोलते थे। सिंधु को हिंदू, और उसके आसपास के लोग क्या कहलाए? हिंदुस्तान। क्लियर है, सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को हिंदू बोल दिया उन्होंने। यूनानी सिंधु को इंडस बोलते थे। अब यूनानी लोगों ने क्या नाम दिया? देखो, ये हो गया ईरानी, ये हो गया यूनानी। तो यूनानी लोगों ने इसको इंडस नाम दिया, सिंधु नदी को। ठीक है, और इसी कारण से भारत का उसका जो क्षेत्र है वो क्या पड़ गया? इंडिया। मतलब सीधा सा बात है, हिंदुस्तान या हिंदू नाम कहाँ से आया आपका? आपके ईरानियों से। और हेरोडोटस के द्वारा जो शब्द दिया गया था वो इंडिया दिया गया था, और यूनानी लोग ही क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे।
या इंडिया बोलते थे। क्लियर है। और कुछ नाम है, चीनी यात्री हेनसांग। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, जल्दी से बताओ। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपके टॉपिक में है, तो हेनसांग के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि हेनसांग की क्या कथा कथा है। युंतु, युंतु नाम बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हेनसांग ने इसमें मध्य देश उत्तर पथ है ना, मध्य प्रदेश उत्तर पथ और दक्षिणापथ का नाम का भी जिक्र करा है। किसने, हेनसांग ने। सर्वप्रथम ईरान के शाहपुर प्रथम में नक्श रुस्तम अभिलेख में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखो, भारतवर्ष नाम का मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, और हिंदुस्तान नाम का मिलता है नक्शे रुस्तम अभिलेख में। हिंदुइज्म एक वर्ड है, उसका राजा राम मोहन राय ने प्रयोग करा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना। सती प्रथा 1829 में समाप्त करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय। एक प्रदेश के रूप में भारत का सबसे पहले जो जिक्र मिलता है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है ना। मनुस्मृति और भागवत पुराण में भारत को क्या बताया गया, देव निर्मित बताया गया है। और बौद्ध ग्रंथ महावंश और अशोक के अभिलेखों में भी हमारे देश का नाम क्या मिलता है, जम्बूद्वीप। देखो कितने सारे नाम हो गए। सबसे पहले से शुरू करते हैं, बताओ। अजनाब और हेमवत वर्ष, भरत के नाम पे भारत, अजनाब हेमवत वर्ष, फिर उसके बाद हिंदू या हिंदुस्तान, फिर इंडिया है ना। और उसके बाद क्या क्या नाम हो जाएंगे, चीनी यात्री के अनुसार युंतु। फिर उसके बाद नक्शे रुस्तम में भी क्या मिला, हिंदुस्तान। राजा राम मोहन राय ने हिंदुइज्म वर्ड यूज करा। और एक प्रदेश के रूप में नाम कहाँ मिलता है, अष्टाध्यायी में। अशोक के अभिलेखों में क्या बताया गया, जम्बूद्वीप बताया गया। और मनुस्मृति में ये क्या बताया गया, देव निर्मित बताया गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन हो गए, और अब आप देख लो आपके 15 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है ना। आपके 15 मिनट में मेरे हिसाब से 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके है ना। अगर आपको थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा हो तो मत देखिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए काम के लिए जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू कैसे बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके पीछे की थ्योरी क्या है। एक क्वेश्चन उठाया, उसका पूरा का पूरा आपने पोस्टमार्टम कर दिया, नामकरण वाला पूरा अपन ने उठा लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो सिक्कों की आज बात कर लेते हैं अब इसके बाद, है ना। वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समुद्रगुप्त था, है ना। गुप्त वंश पढ़ेंगे जब बताएंगे अपन उसमें कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विजय प्राप्त कर ली थी। तो समुद्रगुप्त के द्वारा उसके सिक्कों पर क्या बताया गया, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब सिक्कों से संबंधित बात कर लेते हैं, तो सिक्कों से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो पहले बात करो, सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, बताओ। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, ध्यान रखना, सिक्कों का क्या कहलाता है, अध्ययन। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है, न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सबसे पहले लेखयुक्त, मतलब जिनके ऊपर लिखा हुआ होता था, और सोने के सिक्के। पहली बार लिखे हुए सोने के सिक्के किसने जारी करे थे, इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी शासकों ने जारी करे थे। सबसे पहले सोने के सिक्का, है ना, इंडो ग्रीक ने तो जारी करे थे, लेकिन शासक कौन था सोने का सिक्का जारी करने वाला, मिनांडर प्रथम था, है ना। अगर पूछ ले किसने जारी करे थे, वंश कौन सा हो जाएगा, इंडो ग्रीक हो जाएगा, और शासक कौन हो जाएगा, मिनांडर फर्स्ट हो जाएगा। भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, व्यापक प्रचलन, मतलब अच्छा ज्यादा मात्रा में, वो कुषाणों ने करा था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कैसे सिक्के जारी करते, प्योर गोल्ड के, प्योर गोल्ड के सिक्के जारी करे थे। और जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, विम कडफिसेस था। विम कडफिसेस ने प्योर गोल्ड के सिक्के जारी करे थे, ये बात ध्यान रखना। कुषाणों ने प्योर गोल्ड के सिक्के जारी करे थे, और उसमें भी शासक कौन था, विम कडफिसेस था। सीसे और पोटीन के सिक्के किसने जारी करे थे, सातवान, एस फॉर सीसा, एस फॉर सातवान, ऐसे याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के भी चलाए थे कुषाणों ने, सोने के प्योर चलाए थे। पहली बार सोने के किसने चलाए थे, आपके इंडो ग्रीक ने चलाए थे, लेकिन प्योर गोल्ड किसने चलाए थे, कुषाणों ने। और तांबे के भी सर्वाधिक चलाए थे उन्होंने। सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के मौर्य शासनकाल में थे, है ना। और भारत में सर्वाधिक सिक्के किसी भी टाइप के, है ना, सोने चांदी सबके, वो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कब आए थे, गुप्त शासक में। पूरा का पूरा हो सकता है ब्लिंक हो गया कि क्या चल रहा है ये, है ना। कुछ नहीं है, सीधा सिंपल है। पूछे आपसे सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे, तो क्या बोलोगे आप, आपके इंडो ग्रीक ने। प्योर गोल्ड किसने जारी करे, कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी करे, आपके गुप्त शासकों ने। बात खत्म। अब अगर लेख युक्त सिक्के सोने के, तो वो शासक कौन था, मिनांडर फर्स्ट था, है ना। प्योर गोल्ड में जो जारी करे थे वो कौन था, आपका भीम कडफिसेस था। बस ये ध्यान रखना है। और तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने ज्यादा चलाए, और चांदी के सिक्के मौर्यों ने ज्यादा चलाए। और सबसे ज्यादा सिक्के भारत में कहाँ मिलते हैं, गुप्तोत्तर काल में मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के मिलते हैं तो वो गुप्त काल में मिलते हैं, सॉरी मौर्योत्तर काल में ना। सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पुरालेख शास्त्र, इपिग्राफी किसका अध्ययन होता है, बताओ किसका अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन है भाई, है ना। सिक्कों का अध्ययन मैंने बता दिया, न्यूमिस्मेटिक होता है। तो इपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र किसको बोलते हैं हम, अभिलेखों का अध्ययन बोलते हैं। क्वेश्चन तो फटाफट बन जाता है, लेकिन क्वेश्चन के पीछे की जो विडंबना है, या फिर क्वेश्चन के पीछे की जो थ्योरी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख किसके, बोगाज को अभिलेख मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछे विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, बोगाज को अभिलेख मिलता है। और वो कब का है, 1400 BC का है। कहाँ पर है, तुर्की में। यहाँ से 3-4 देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र,
वरुण, मित्र और नासत्य, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 नाम आपको मिलते हैं। क्लियर है। अब भारत में आते हैं तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके मिलते हैं? अशोक के मिलते हैं। अब अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है ये वो बताया गया है इस पॉइंट में। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदगेलम, 3 तो उसमें से कर्नाटक में पड़ते हैं और जो हमारा मास्की पड़ता है दतिया में पड़ता है। ठीक है, तो अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं तो उसका नाम क्या लिखा जाता था? देवनाम प्रियदर्शी लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है वो कैसी लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक, इसका ऑपोजिट ब्राह्मी को याद रख लो, बाकी सब उसका ठीक उल्टी है सारी लिपियां। ब्राह्मी सिर्फ बाएं से दाएं, है ना, लेफ्ट टू राइट है, बाकी सब राइट टू लेफ्ट ही है। क्लियर है। तो खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख मिलते हैं वो उत्तर पश्चिम भारत से मिलते हैं, और पूरे भारत में अशोक के कैसे मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। क्लियर है। अब ये कुछ अभिलेख है, ये लिस्ट आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा ये नीचे दब गया है, मैं बता दूंगा क्या आएगा इसमें। अब देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिलता है? उदयगिरी, उड़ीसा। कौन सा शासक से संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। खारवेल के शासन की घटना है। और मैंने आपको बताया था इसमें क्या मिलता है? सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको? हाथी गुम्फा अभिलेख पर मिलता है। फिर जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार, कौन सा शासक संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है ना, रुद्रदामन का वर्णन मिलता है। और सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। रुद्रदामन का विवरण प्लस गिरनार की सुदर्शन झील। नासिक गुहा अभिलेख, गौतमी बलश्री और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, सातवाहन वंश से संबंधित है ये। और गौतमी सातकर्णी के सैनिक सफलताओं का वर्णन मिलता है इसमें। नानाघाट अभिलेख नागनिका का है, इसमें सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है, ये भी सातवाहन से संबंधित है। ये नीचे लिखा है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख किसका? समुद्रगुप्त का, है ना, समुद्रगुप्त के बारे में और समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों के बारे में पता चलता है। और कुछ अभिलेख है, देख लेते हैं। मंदसौर अभिलेख, है ना, मंदसौर अभिलेख किसने लिखा था बताओ? वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया था। 2 अभिलेख यहाँ पर, एक वासुल ने भी लिखा था, यशोधर्मन से संबंधित है और उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय उनके बीच का युद्ध, है ना, नर्मदा का युद्ध। कौन सा युद्ध? नर्मदा का युद्ध का विवरण मिल जाता है। क्लियर है। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज से संबंधित है और गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है ना। शून्य का अभिलेख भी मिल जाता है यहाँ पर। जूनागढ़, शून्य की जानकारी मतलब जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से संबंधित है। कौन? स्कंदगुप्त। अभी हमने क्या देखा था? जूनागढ़, रुद्रदामन, है ना। 4 शासकों के नाम मिलते हैं, ध्यान रखना। 4 शासक कौन कौन से आपके? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, 4। और चारों का संबंध किससे रहा है? जूनागढ़ से, और जूनागढ़ में भी किससे? सुदर्शन झील से। क्लियर है। भीतरी स्तंभलेख किसका? स्कंदगुप्त का। पुष्यमित्र और हुणों के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभलेख से। स्कंदगुप्त के समय से ही किसके आक्रमण हुए थे? हुणों के आक्रमण होते। उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोल प्रशासन की स्थानीय स्वशासन की जानकारी, है ना। एमपी सेट जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेक्चर। ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक फर्स्ट से संबंधित है, चोल शासक। मेहरौली का अभिलेख दिल्ली, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्र नामक राजा का जिक्र मिलता है ना। लोह स्तंभ है। विलसद अभिलेख कुमार गुप्त का है ना। कुमार गुप्त और गुप्त शासकों की वंशावली में पता चलती है यहाँ से। और अयोध्या अभिलेख किसका है? धनदेव का है, इसमें अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है ना। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है, कौन से राजा से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखो। थोड़ा बहुत जानकारी भी याद रख सकते हो, राजा याद रह जाएगा तो जानकारी तो याद रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। वेदों का सर्वप्रथम कौन सा वेद माना गया है? वेदों में सर्वप्रथम वेद कौन सा माना गया है? क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला वेद कौन सा है? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। तो ये टेबल याद होनी चाहिए वेद की, है ना। ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उनको होत्र बोलते हैं, और इसी तरह यजुर्वेद के जो ऋषि होते हैं उनको अधर्व्यू बोलते हैं, पढ़ने वाले ऋषि। ऋग्वेद में हमको क्या मिलता है भाई? पूजा पाठ वगैरह इन सब की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रणालियां मिलती है, ठीक है, यज्ञ से संबंधित बातें मिलती है। फिर आपका सामवेद, सामवेद में किससे? गायन, गायन से संबंधित है। साम का अर्थ गायन होता है, उसके पढ़ने वाले जो ऋषि थे वो क्या कहलाते थे? होत्र, पुरोहित, है ना। और अथर्ववेद के क्या बुलाते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब पता चल की जानकारी है। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही अरण्यक है और वही उपनिषद है। देखो सेम सेम मिल जाएगा। एतरे 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 किससे संबंधित है आपका? एक और होना चाहिए, कौशितकी, है ना। एतरे और कौशितकी, क्लियर है। ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में अगर देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण किसका आ जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद के भी 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। फिर तेतरीय, तेतरीय किससे संबंधित है आपका? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, क्लियर है। फिर ब्रह्मदारण्य के उपनिषद, है ना, और ब्रह्मदारण्य के अरण्य। तेतरीय पूरा वर्ड याद रखना किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। यहाँ तक बात क्लियर है? सब सेम ही है लगभग, है ना। सामवेद की अगर मैं बात करूँ, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य जो वर्ड आ जाए तो किससे संबंधित आ जाएगा?
सामवेद से आ जाएगा। और गोपद ब्राह्मण याद रखना किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। लेकिन कोई आरण्यक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? वो आ जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, अब इसके कुछ उपवेद याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना मेनली आप, एक तो ये याद रखो और एक ये याद रखो। ये वाला आप नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, है ना, इतना डीप में नहीं जाएगा वो। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो है वो कौन सा है आपका? धनुर्वेद है, धनुविद्या। सामवेद का गंधर्ववेद है। और शिल्पवेद का क्या है आपका? शिल्पवेद किसका है आपका? अथर्ववेद का है। क्लियर है? कुछ और देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है बताओ? 10 मंडल है। अगर मैं बात करूँ ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है बताओ? 10 मंडल है। 10 28 क्या है? सूक्त है। और 10 462 क्या है? ऋचा है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हुई रहती है, लेकिन आप तो ध्यान रखो ऋचा है। ऋचा है मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हो? मंत्रोच्चारण वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहला जो तीसरे मंडल में याद रखो देवी सूक्त, है ना, गायत्री मंत्र मिलता है आपको तीसरे मंडल में। विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था गायत्री मंत्र। 7वां मंडल किसको समर्पित है? वरुण देवता को समर्पित है। उसमें ही अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र मिलता है। दशरथ युग है ना, दशरथ युग याद रखना, 10 राजाओं के बीच में, सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। 9वें मंडल में किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोम देवता का वर्णन किसमें मिलता है? 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में क्या मिलता है? पुरुष सुक्त वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, 4 वर्णों का जिक्र मिलता है 10वें मंडल में। दशरथ युद्ध याद रखना 7वें मंडल में। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लोमहर्ष एवं उसके पुत्र कौन? उग्रश्रवा, है ना, उनके द्वारा क्या रचा गया था? अरे ये तो कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये किस क्या रचा था इन्होंने? पुराणों की रचना करी थी। तो अब चल देख लेते हैं पुराणों के बारे में। जरा पुराणों के बारे में तो बताओ, पुराणों के रचयिता तो हो गए लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या मिलती है इसमें? ऐतिहासिक कथा मिलती है, लेकिन वंशावली मिलती है, लाइन से राजाओं का क्रम मिल जाता है पुराणों में। कितने पुराने? 18 पुराने, लेकिन 5 ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। और सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण, कई बार आया है। अब कौन से वंश की जानकारी मिल जाती है? मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। शुंग और सातवाहन की मत्स्य पुराण से। और गुप्त वंश की किससे मिलती है? वायु पुराण से, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये भी याद रखना बिल्कुल। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण और महाभारत। भाई एक ही लाइन में सब खत्म करो यार, है ना। एक क्वेश्चन लो, पूरा टॉपिक खत्म करो, बात खत्म। टॉपिक ही खत्म कर देना है अपने को। ऐसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन निपटा देंगे अपन, 500 क्वेश्चन निपटा देंगे, 500 टॉपिक हो जाएंगे अपने, है ना। 500 1000 एमसीक्यू लगाने से अच्छा है कि पूरा टॉपिक ही निपटा लो ना 500 1000। रामायण और महाभारत अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ था बताओ? रामायण और महाभारत का, अरे गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल आते आते सारे धर्म वगैरह से रिलेटेड ग्रंथ क्या हो चुके थे? कंपाइल हो चुके थे। तो देखते हैं रामायण महाभारत के बारे में। सबसे पहले महाभारत के रचयिता कौन? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के द्वारा क्या लिखी गई थी? आपकी महाभारत लिखी गई थी। कितने पर्व है इसमें? 18 पर्व है। जैसे रामायण में 7 कांड है, वैसे ही इसमें 18 पर्व है। पहले इसका नाम क्या था? जय संहिता था। किसका नाम जय संहिता था? महाभारत का। फिर उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? जब इसमें श्लोकों की वृद्धि हुई तो इसका नाम भारत हो गया। फिर बाद में आगे चल के महाभारत हो गया। इस तरीके से इसका नाम चला। देखो यहाँ पर लिखा होगा जय संहिता, फिर उसके बाद भारत, और फिर गुप्त काल में इसका श्लोकों की वृद्धि हो गई सत शास्त्री संहिता। पहले इसमें 8088 जो श्लोक थे, फिर 24,000 हो गए, फिर आपके कितने हो गए? सत शास्त्री, मतलब ज़्यादा ही हो गए, 1 लाख तक चले गए। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। कहाँ इसका जिक्र मिलता है? अश्वलायन के ग्रह सूत्र में, है ना। इस किताब में 18 पर्व है। इसमें जो छठा पर्व है जिसमें भागवत गीता का नाम मिलता है, और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है 18 में से? शांति पर्व है। भागवत गीता को हम क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी भी बोलते हैं। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, उसमें एक कौन सा है आपका? गीता भी आता है, उपनिषद भी आता है उसमें। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में। क्लियर है बात? चलिए अगले चीज पे चलते हैं। अगले में क्या बताया रामायण के बारे में? रामायण महर्षि वाल्मीकि, है ना, चतुर्विशंति संहिता। ठीक है, चतुर्विशंति शास्त्री संहिता, ये नाम है। 24,000 श्लोक थे, 7 कांड है इसमें। बताइए आपको पहला कांड कौन सा है बताओ? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड है इंपॉर्टेंट, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो लंका कांड सबसे बड़ा है। और हनुमान की सीता से भेंट कहाँ पर बताई गई है आपके? कौन से कांड में? सुंदर कांड में बताई गई है। क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 40 मिनट तो होगा जाएगा लेक्चर को। आपको ज़्यादा हैवी लग जाएगा कि यार नहीं तो ज़्यादा ही पढ़ लिया आज। ये लेक्चर देख लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा पढ़ लिया यार, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। और अगर नोट्स बना ली तो बहुत अच्छा, और अगर पीडीएफ डाउनलोड कर ली तो उससे ज़्यादा अच्छा, और उसको शाम तक रिवाइज कर लिया तो और अच्छा। डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हो, है ना। अच्छा बनाने के लिए आपको उस चीज़ पे जाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वेदांगों की कुल संख्या दी गई है ना। वेदांग कुछ है तो वेदांग कितने? 6 वेदांग है। अब 6 वेदांग कौन कौन से है देख लो, ये नाम हो गए, ये टॉपिक खत्म, है ना। वेदांग
है ना। सबसे पहला वेदांग कौन सा है बताओ? शिक्षा है। शिक्षा है क्या? वेद की नाक बताया गया इसको, है ना। एक व्यक्ति इमेजिन कर लो, उसकी नाक क्या है? शिक्षा है। हाथ, हाथ क्या है? कल्प, है ना। मुख क्या है उसका? व्याकरण। और कान क्या है उसके? निरुक्त। छंद क्या है उसके? पैर। और ज्योतिष क्या है? नेत्र। देखो ज्योतिष जो होता है वो क्या करता है? दूरदृष्टि देखता है, ठीक है, दूर तक देखता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ज्योतिष। फिर उसके बाद छंद, पैर, है ना, पैर छूना, छंद, ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद कान से हम क्या करते? नहीं सुनते, तो नहीं सुनते, कान से सुनते नहीं, अरे मतलब उल्टा नहीं, कोई लोग इग्नोर कर देते कान से नहीं सुनता, ठीक है, तो वो निरुक्त हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। व्याकरण का उच्चारण मुख से कराया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और आखिरी क्वेश्चन है ना। 30 मिनट से ज़्यादा हो गए तो हो सकता है हेवी लग रहा हो, लेकिन हाँ, मेरा उद्देश्य वैसे तो 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं रहता, क्योंकि आज का समय शॉर्ट रील्स का हो गया है, तो एक बच्चा ऐसा सोचता है कि बस मैं तो 20 मिनट, 1 मिनट में मेरे को सक्सेस मिल जाए, है ना। मैगी से भी जल्दी सक्सेस चाहता है ना। मैगी को भी बनने में वैसे कहते तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन सक्सेस व्यक्ति चाहता है कि हाँ 1 मिनट में मिल जाए मेरे को, ठीक है। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको चीज़ों को लेकर। फिर भी मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, फास्ट चलता हूँ, एक फ्लो में बना हुआ रहता हूँ, कि आप लोगों को बिल्कुल बोरियत नहीं लगे। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे क ख ग घ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीड एक फ्लो में बना के रखते हैं अपन। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की, और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? उपनिषद से संबंधित आ गया। उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी गई है, ये पूछा गया है। उपनिषद कितने? 108 उपनिषद है भाई, बात खत्म। 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 वेदांग, 4 वेद, ये अपन ने देख लिया। 2 महाकाव्य, रामायण महाभारत। समझ रहे हो कहाँ किस तरीके से लिंक कर रहा हूँ मैंने टॉपिक? तो देख लेते हैं भाई उपनिषद के बारे में। उपनिषद को हम दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। वेदांत, वेदांग अलग है, ये वेदांत है। उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो किसके समीप बैठना भाई? विद्या के लिए किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। विद्या के समीप नहीं बैठना, है ना। तुम विद्या के जाके समीप बैठ जाओ, विद्या के समीप बैठो मतलब विद्या को पाओ, तो गुरु के समीप बैठोगे विद्या पाने के लिए। जैसे आपको पढ़ाई करना है तो आप किसके समीप आओगे? ये चैनल के समीप आओगे, ठीक है। तो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। कुछ उपनिषद ध्यान रखो जिसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय किसमें मिलता है? आपके बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक आप याद करो, मैंने आपको भी बताया था। देखो चलो वापस से फटाफट, कहाँ में देखा था बृहदारण्यक? ये देखो यहाँ पर दिखा था बृहदारण्यक। तो ये यजुर्वेद का है, कनेक्ट करो फटाफट। यजुर्वेद का है, और यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिलती है बताओ? यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिलती है? तमसोमा ज्योतिर्गमय की, ये आपने सुना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताएगा? अतिथि देवो भाव और सदा सत्य बोलो, ये बात मिलती है भाई। ये बात आपने सही सुनी होगी कई बार, लाइन तैत्तिरीय उपनिषद में से लिया गया है। मित्रायणी उपनिषद से मिलता है त्रिमूर्ति का उल्लेख। त्रिमूर्ति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मित्रायणी उपनिषद में मिलता है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमारा सत्यमेव जयते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद क्या है? सबसे प्राचीन है। और मित्रायणी उपनिषद क्या है? सबसे बाद का है। सबसे प्राचीन याद रखना छांदोग्य, और सबसे बाद का कौन सा है आपका? मित्रायणी। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेक्चर को थोड़ा सा लंबा नहीं रखते हुए यहाँ तक अब एंड करते हैं। वैसे 10 क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं? ये जो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन नहीं थे, ये क्या थे? 10 टॉपिक थे। पहली बात तो आपके एमसीक्यू भी कवर हुए इसमें, प्लस 10 टॉपिक भी कवर करे मैंने। तो इसी तरह ये सीरीज बन चालू रहेगी। आगे हम नेक्स्ट टॉपिकों पे भी बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रखना है। आगे हम इस तरीके के वीडियो भी लाएंगे। एमपी सेट जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटेजी के वीडियो लाने वाले हैं। यूजीसी नेट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी से संबंधित मैंने सिलेबस तो बात कर ही ली है, लेकिन जैसे मैंने कैसे क्रैक करी नेट जेआरएफ, इस पर हम बात करेंगे। मैंने कैसे क्रैक करा एमपी सेट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पर भी बात करेंगे, और कैसे आप एमपीएसआई की हिस्ट्री को बहुत आसानी से ले जाओगे। मतलब मेरा ऐसा मानना है 10 क्वेश्चन इधर और उधर भी आपके लगभग 150 अंक, 150 क्वेश्चन है ना, पार्ट ए में। तो वहाँ भी आप कैसे मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, ये अपना टारगेट रहेगा। तो बने रहिए साई क्लासेस के चैनल के साथ। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप कहाँ पर जा सकते हो? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ मैसेज वगैरह करना हो, कोई डाउट हो तो हाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी इसकी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहो भाई, एग्ज़ामों का दौर चालू है ना। एंडिंग होता है जब भी साल का, तो एग्ज़ामें बहुत तेज़ी से आती है नए साल में। और एग्ज़ामें आपको बिल्कुल ऐसी रहेगी कि लाइन से लगी मिलेगी, क्योंकि नवंबर दिसंबर होता है नोटिफिकेशन का दौर, और एक जनवरी से लेकर मार्च तक का होता है एग्ज़ामों का दौर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।